अभी हमको कवर करना है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2, जो कि बहुत ही सिंपल है। यूनिट नंबर 2 का हमारा नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। बेसिकली इस यूनिट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन का जिक्र किया जा रहा है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पिछले यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इवन नेक्स्ट यूनिट में भी, आने वाले यूनिट में भी हम काफी डिटेल्स में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात समझने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक बिजनेसमैन सॉरी एक मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल करेगा और क्या क्वांटिटी वहां सप्लाई की जाएगी या किस क्वांटिटी की वहां पर डिमांड रहेगी, ये डिटरमाइन कैसे होता है वो हम यहाँ समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि प्राइस आखिर क्या होता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो बदले में जो आप पे करते हैं, जो एक्सचेंज में आप देते हैं, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर प्राइस कहलाता है। तो याद रखना, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है कि प्राइस क्या होता है। प्राइस होता है एक्सचेंज वैल्यू, कि कोई सामान आपने लिया और उसके बदले में जो आप पे करते हैं, एक्सचेंज में जो आप पे करते हैं, वो आपका क्या है, प्राइस है। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक ओपन कॉम्पिटिटिव, जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, वो मार्केट लेकर चल रहे हैं। और ऐसे मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल करेगा, मार्केट में कितनी क्वांटिटी की डिमांड होगी, कितनी क्वांटिटी की सप्लाई होगी, ये ना सेलर डिसाइड करता है ना बायर डिसाइड करता है। ये डिसाइड किए जाते हैं फ्री मार्केट फोर्सेस के द्वारा। और मार्केट में दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, दैट इज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं प्राइस, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, तीनों बातें। एक बार हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल और ग्राफ दोनों एक साथ आपके लिए बनाया हुआ है। पहले हम ग्राफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमने डिमांड कर्व बनाया है जो कि आप जानते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। हमने सप्लाई कर्व बनाया है जो कि आप जानते हैं कि अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। जहां पर दोनों ये इंटरसेक्ट करते हैं ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। ना हो तो क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, ये कह देते हैं कि हम डिमांड है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सेस के ऊपर जो कि प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि ये प्राइस प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लग रहा है कि ये प्राइस 2 रुपए का है और यहाँ शायद ये 35 यूनिट्स की क्वांटिटी है। और जरा इस टेबल से देखते हैं, बात आपको समझ में आएगी। मैंने कहा इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होता है। आपको यहां नजर आ रहा होगा जब 35 यूनिट्स की डिमांड है और 35 यूनिट्स की सप्लाई है, दोनों आपस में यहाँ पर बराबर है। एट दैट टाइम जो प्राइस यहां पर प्रिवेल कर रहा है ये कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। So at equilibrium point, the price prevailing is termed as equilibrium price and the quantity demanded and supplied is termed as equilibrium quantity. इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, तो जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी सप्लाई बिक जाएगी, कोई ना कोई उससे खरीद लेगा। एक सिंगल यूनिट भी वहां पर अनसोल्ड नहीं रहेगा। सो देर इज नो अनसोल्ड स्टॉक एज वेल एज नो अनसप्लाइड डिमांड। जितनी भी डिमांड है सब फुलफिल हो जाएगी, जितनी भी सप्लाई है सब बिक जाएगा। ना कोई कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड रहेगा कि भाई मेरी डिमांड थी और पूरी नहीं हुई, ना कोई प्रोड्यूसर डिससेटिस्फाइड रहेगा कि यार बना के रख दिया था लेकिन बिक नहीं पाया। तुम जितना बनाते हो सब बिक जाता है, तुम जितने की डिमांड रखते हो सारी डिमांड पूरी कर दी जाती है। ये दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाएं तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, या तो किसी की डिमांड बाकी रह जाती है या किसी की सप्लाई अनसोल्ड रह जाती है।
दैट्स वाई इसे हम एक मिथ भी मानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कहीं पाया नहीं जाता है, लेकिन आइडियली अगर विचार किया जाए तो परफेक्ट कंपटीशन की ये कंडीशन होती है। और चूंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में मार्केट में जो भी सामान बेचने के लिए रखा गया होता है वो सब बिक जाता है, इसलिए इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना 2 रुपए का, यहाँ पर इसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। सर क्या हो सर अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए? अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि यहां हमने लिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे हमारे एग्जांपल के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो 2 रुपए का है, लेकिन मार्केट में जो सामान बिक रहा है फॉर एग्जांपल वो 3 रुपए का बिक रहा है, तो महंगा बिकेगा तो लोग डिमांड कम कर देंगे, महंगा बिकेगा तो लोग डिमांड कम कर देंगे, और सप्लायर क्या कर देगा? सप्लाई बढ़ा देगा। ये देखिए महंगा बिक रहा है तो लोग डिमांड 35 से घटा के 20 कर दे रहे हैं, लोग सप्लाई 35 से बढ़ा के 40 कर दे रहे हैं। बताइए डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है क्या? क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर नहीं है, आउट ऑफ दीज 45 यूनिट्स ओनली 20 यूनिट्स गेट सोल्ड। 45 में से सिर्फ 20 बिक पाएगा, तो बाकी 25 बाकी रह जाएगा। सप्लायर के पास 25 यूनिट्स अनसोल्ड बाकी रह गए हैं, क्या एक्शन लेगा सप्लायर? सप्लायर उस अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्राइस रिड्यूस कर देगा। प्राइस रिड्यूस करके वो कितना करेगा? प्राइस रिड्यूस करके वो कर देगा 3 से घटा के 2 कर देगा। और जैसे ही वो प्राइस रिड्यूस करेगा, डिमांड डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, जैसे ही वो प्राइस रिड्यूस करेगा थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाएगा, थोड़ी सी सप्लाई कम हो जाएगी, और दोनों एग्जैक्टली इक्वल पोजीशन पर आ जाएंगे। मींस अगर कभी किसी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी जाए, कहीं पर परफेक्ट कंपटीशन का केस है और वहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी जाए, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक टब में पानी रखा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, इक्विलिब्रियम है। फ्लैट सरफेस है मतलब इक्विलिब्रियम है, पानी ना अपने लेवल से ऊपर है ना लेवल से नीचे है, पर आप एक थपकी लगा दो तो क्या हो जाता है? पानी में वेव्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। एक पोर्शन पानी का जो है वो लेवल से ऊपर चला जाता है, दूसरा पोर्शन जो है वो लेवल से नीचे आ जाता है, और इस प्रकार से वेव्स बनती रहती हैं वहां पर। लेकिन क्या ये ज्यादा देर तक रह सकता है? अगर आप पानी को ऐसा छोड़ देंगे, थोड़ी देर में क्या होता है, ग्रेविटी के फोर्सेस काम करते हैं और वापस उसका लेवल बराबर हो जाता है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पर आ जाता है दोबारा। सिमिलरली अगर किसी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं रहेगा। खुद ब खुद ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करना स्टार्ट कर देंगे और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, एक ऐसे प्राइस पर मामला आके सेटल हो जाएगा जहां पर पूरा का पूरा मार्केट क्लियर हो जाए, डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। सर क्या हो अगर प्राइस कम हो जाए? क्या हो अगर प्राइस कम हो जाए? जैसे मार्केट में रेट प्रिवेल कर रहा है 1 रुपए, जबकि इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए था 2 रुपए का, तो भाई तुम सस्ता बेच रहे हो। पूरा मार्केट क्लियर करने के लिए जिस प्राइस की रिक्वायरमेंट है तुम उससे सस्ता बेच रहे हो। सस्ता बेचने से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े 60 कस्टमर्स, और तुम्हारे पास बेचने के लिए सिर्फ 5 सामान है। जब बेचने के लिए सामान कम हो और ज्यादा लोग खरीदने वाले हो तो खुद ब खुद दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। प्राइस जैसे ही आप बढ़ाओगे 1 रुपए से 2 रुपए करोगे, यहाँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। प्राइस जैसे ही बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा, और वापस इक्विलिब्रियम वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ अब हम समझने जा रहे हैं इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक बार यहाँ पर इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो गया 2 रुपए पर, तो क्या वो हमेशा के लिए है, सदा सर्वदा के लिए, कि हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस 2 रुपए ही आएगा, वो 2 से बढ़ के 3 नहीं हो सकता? नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज हो सकता है। जैसे हमारे इस एग्जांपल में इक्विलिब्रियम प्राइस है 2 रुपए का और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 35 रुपीज का। डिमांड और सप्लाई बढ़ते घटते हैं, सप्लाई को थोड़ी देर के लिए गोली मारो, डिमांड बढ़ता घटता है, और डिमांड के बढ़ने घटने में ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से पढ़ा करते थे। कौन से होते हैं?
जो सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रोफेसर मार्शल रिकॉग्नाइज करते हैं, वो है प्राइस। कि भाई प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस है जो डिमांड को बढ़ाता है या घटाता है, या प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं डिमांड के बढ़ने घटने के लिए? और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन, इनकम, ऐसे बहुत एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो डिमांड को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अगर मामला प्राइस का है कि प्राइस बढ़ने घटने के कारण डिमांड बढ़ घट गया है, तब तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। प्राइस के बढ़ने घटने के कारण अगर डिमांड बढ़ गया है, घट गया है, सप्लाई बढ़ गई है, घट गई है, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। थोड़ा इंतजार करो, डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में एक्ट करेंगे और वापस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन जस्ट मिनट, लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई और कारण जिम्मेदार है, मान लेते हैं कारण जिम्मेदार है प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स, तो आपने पढ़ा है बेटा, जब प्राइस जिम्मेदार होता है तो डिमांड का बढ़ना घटना या सप्लाई का बढ़ना घटना मूवमेंट अलोंग द कर्व कहलाता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। लेकिन प्राइस के अलावा अगर कोई और कारण जिम्मेदार होता है तो उसे मूवमेंट नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जब मामला शिफ्ट का आ जाता है तो ऐसे केस में ये जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो चेंज हो सकता है, ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो चेंज हो सकता है। प्राइस बढ़ने घटने के कारण हुआ है तो फिर ये चेंज नहीं होता है, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करते हैं और वापस इसी पोजीशन को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 2 रुपए 35 यूनिट 35 यूनिट, 2 रुपए 35 यूनिट 35, इसी को बार बार वो रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है जब प्राइस में चेंजेस होने के कारण ये डिस्टर्ब होता है। लेकिन प्राइस के अलावा किसी और कारण से अगर चेंजेस हो गए हैं तो हमारा जो इकोनॉमी होता है, हमारा जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, वो इसे रीस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करता है, वो इसे रीडिफाइन करता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे बेटा, रीस्टैब्लिश करना और रीडिफाइन करने में अंतर है। वो इसे रीस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करता है कि वापस 2 रुपए आ जाए, वापस 35 यूनिट आ जाए, वापस 35 यूनिट आ जाए, नहीं, वो उसे रीडिफाइन करने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा, वो हम यहां पर पता लगाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा मामला है, पहले मैं रटवा देता हूं आपको, फिर मैं वहां डायग्राम से दिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में बैठ कर डायग्राम नहीं बना सकते ना, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए। दैट्स व्हाई मैं आपको पहले रटवा देता हूं बात, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी आपको। अगर सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे तो डिमांड के साथ ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बिहेव करता है? ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बिहेव करता है डिमांड के साथ? अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, आपको याद आ रहा होगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड हम शिफ्ट के केस में ही यूज करते हैं। वो जो मूवमेंट वाला केस होता है ना, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मामला शिफ्ट का है, अदर देन प्राइस का है। दैट्स व्हाई इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज किया जा रहा है। डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो दोनों उसके साथ चल देते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। डिमांड अगर डिक्रीज हो जाए तो दोनों उसके साथ चल देते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाता है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात याद रख सकते हैं आप कि चाहे बात क्वांटिटी की हो चाहे बात प्राइस की हो, डिमांड के साथ नाचते हैं वो लोग। डिमांड बढ़ गया तो वो दोनों बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो गया तो दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन सप्लाई के केस में मामला अलग है, जब हम सप्लाई में चेंजेस करते हैं और डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं, तो सप्लाई में इंक्रीज के साथ क्वांटिटी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। आप सोच के देखो ना, सप्लाई इंक्रीज हो रही है मतलब क्या इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है ना। सप्लाई में इंक्रीज होने के साथ क्वांटिटी इंक्रीज होगा, लेकिन प्राइस प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा।
डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ना चाहिए। एक ऐसा सामान है जो मार्केट में कम मिल रहा है, लोग उसकी डिमांड पे डिमांड क्रिएट किए जा रहे हैं, तो प्राइस बढ़ जाएगा उसका। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड के कम होने से प्राइस कम हो जाता है। लेकिन जब मामला सप्लाई का हो, किसी चीज की सप्लाई आप बहुत सारी बढ़ा दो, जैसे ही सप्लाई आप बढ़ा दोगे उसका प्राइस मार्केट में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। किसी की सप्लाई कम कर दो आप, लोग कालाबाजारी करते हैं, स्टॉकिस्ट वो प्राइस बढ़ाने के लिए सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। बीच बीच में आलू प्याज के साथ ऐसा होता रहता है। स्टॉकिस्ट क्या करते हैं, वो स्टॉक को गोडाउन से बाहर निकालते ही नहीं। तो जब आप सामान को स्टॉक करके रख लोगे, मार्केट में नहीं निकालोगे, मार्केट में कमी हो जाएगी, तुम सप्लाई कम कर दोगे तो प्राइस बढ़ जाता है। तो सप्लाई के केस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या याद रखेंगे आप, चाहे डिमांड बढ़े चाहे सप्लाई बढ़े, डिमांड बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ती है और सप्लाई बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ती है। डिमांड घटने से भी क्वांटिटी घट जाती है और सप्लाई घटने से भी क्वांटिटी घट जाती है। क्वांटिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वांटिटी हमेशा डिमांड और सप्लाई के साथ मूव हो रहा होता है, इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। प्राइस के केस में अगर आप देखेंगे तो वो डिमांड के साथ मूव होता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन जब मामला सप्लाई का आएगा तो सप्लाई बढ़ाने से प्राइस कम हो जाएगा। बेटा आप कंफ्यूज मत होना ना, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में अलग मामला था। लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में पहले प्राइस बढ़ता है तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है। यहां प्राइस को पहले नहीं बढ़ाया जा रहा है, प्राइस को बढ़ाने से डिमांड कम होता है। यहां मामला उल्टा है, डिमांड को बढ़ाने से प्राइस बढ़ेगा। पहले फर्स्ट मूवर कौन है, फर्स्ट मूवर प्राइस है कि डिमांड है? अगर फर्स्ट मूवर प्राइस है तो जाओ लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में। लेकिन फर्स्ट मूवर अगर क्वांटिटी है, अगर फर्स्ट मूवर यहां पर डिमांड या सप्लाई है, तो फिर हम ये वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में जो हम पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों को मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में जो फर्स्ट मूवर होता है वो प्राइस होता है, और इधर जो फर्स्ट मूवर है वो क्या है, क्वांटिटी है। जस्ट अ मिनट। तो यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस के बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं डिमांड के बढ़ाने से प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड के घटाने से प्राइस कम हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ सप्लाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस पहले बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा। वो होता है बेटा लॉ ऑफ सप्लाई में। यहां मामला उल्टा है, यहां मैं बोल रहा हूं सप्लाई कम करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा और सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। अब मैं यही बात आपको यहां से दिखा भी देता हूं। ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व। हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि सप्लाई डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब होता है राइट हैंड साइड में मूव होना, पहले भी मैंने आप लोग को समझाया है। इंक्रीज का मतलब है राइट हैंड साइड में मूव होना। तो ये आ गया हमारा नया डिमांड कर्व। ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। तो ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस, और अब यहां पर हमारा आ गया है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये आ गया नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो मैं रेडिंग से बना रहा हूं, और ये आ गया हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि मैं रेडिंग से बना रहा हूं। यहां पर आप सोचकर देखिए, पहले क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी बढ़ गई। तो डिमांड इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज होता है, मैं भी तो यही बोल रहा था आपसे। और दूसरा, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस भी इंक्रीज हो गया। सिमिलरली आप डिमांड के डिक्रीज होने के केस में वहां पर देख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, मैं सीधे सप्लाई वाले मामले पर आ रहा हूं। आप ये देखिए, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो नया सप्लाई कर्व है, ये तो पुराना सप्लाई कर्व है ना। तो ये पुराना इक्विलिब्रियम है, ये है पुरानी क्वांटिटी जो रेडिंग से मैं मार्क कर रहा हूं, और ये है पुराना प्राइस। देन व्हाट, बाद में यहां पर हमने क्या कर दिया, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने का अपवर्ड डाउनवर्ड वाला फंडा भूल जाइए। अपवर्ड डाउनवर्ड धोखा देता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखिए। अगर वो बोल रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब है कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए सर, राइट हैंड साइड में ये शिफ्ट हो गया है। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम, और ये है आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। रेड इंक और ब्लू इंक में देखिए क्वांटिटी बढ़ गया है। भाई तुम सप्लाई अगर इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, लेकिन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सप्लाई बढ़ाने से प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीज वाला आप देख लेना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाता है सप्लाई कर, मैंने ऑलरेडी यहां पर बनाया हुआ है।
अदरवाइज आपको ग्राफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ग्राफ बना बना के देखने की जरूरत नहीं है। मैंने समरी टेबल इसीलिए बनाया है। ये कंक्लूजन वाला हिस्सा याद रखिएगा, जो भी मैंने बताया। ढेर सारे सवाल आपसे एग्जाम में इसके पूछे गए हैं। साइमल्टेनियस चेंजेस, ऊपर हम क्या कर रहे थे बेटा, डिमांड बढ़ा रहे थे तो सप्लाई को कांस्टेंट कर दे रहे थे, सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो डिमांड को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। अब आपको दोनों एक साथ बढ़ाना है, डिमांड भी बढ़ाना है और सप्लाई भी बढ़ाना है, दोनों आपको एक साथ बढ़ाना है। एक मिनट बेटा, बैटरी का हाल देख लूं। ठीक है, पता चल रहा है मैं पढ़ाया जा रहा हूं, इधर से आवाज नहीं आ रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, दोनों एक साथ बढ़ा दें। ठीक है, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, बात आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने डिमांड को कर दिया है इंक्रीज और हमने सप्लाई को भी कर दिया है इंक्रीज, और वो भी बराबर बराबर मात्रा में। मतलब डिमांड को अगर 10% बढ़ा दिया है तो सप्लाई को भी 10% बढ़ा दिया है, दोनों को बराबर बराबर इंक्रीज कर रहे हैं समान ताकत से। तो पहली बात यह है कि अगर डिमांड बढ़ाओगे तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई बढ़ाने से भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। दोनों के दोनों फोर्सेस मिलकर डिमांड जो है वो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को अप साइड में पुश करना चाह रहा है। डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को बढ़ाना चाह रहा है, सप्लाई भी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को बढ़ाना चाह रहा है। जब दोनों बढ़ाना चाह रहे हैं तो दुनिया की और कौन सी ताकत है जो क्वांटिटी को बढ़ने से रोक सकती है? क्वांटिटी तो इंक्रीज होगा ही। झगड़ा यहां पर होने वाला है प्राइस के रिस्पेक्ट में। जब आप डिमांड बढ़ाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस को बढ़ाना चाहता है, और जब आप सप्लाई बढ़ाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस को कम करना चाहता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया यहां पर, एक बढ़ाना चाह रहा है और एक कम करना चाह रहा है। इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? कोई भी नहीं, दोनों की ताकत बराबर है। डिमांड जो है वो प्राइस को ऊपर खींचना चाह रहा है, सप्लाई जो है वो प्राइस को नीचे खींचना चाह रहा है, और दोनों की ताकत बराबर है। प्राइस बोलता है मैं ना चेंज होने वाला, ना मैं ऊपर जाने वाला, मैं ना नीचे आने वाला। तो प्राइस यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट, नो चेंज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो जाएगी लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू ये बात देख सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। ये डी और ये एस, ये है पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट। जस्ट अ मिनट, ये है आपका पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है आपका पुराना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये है पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं ब्लू इंक ले लेता हूं। ये है आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये है आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वांटिटी बढ़ गया है लेकिन प्राइस पहले भी वही था, अभी भी वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। आइए दूसरा देखते हैं। डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, और अगर दोनों क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो क्वांटिटी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बट व्हाट अबाउट प्राइस? प्राइस के मामले में ऐसा हो जाएगा यहां पर कि एक जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहा है और दूसरा कम, और ज्यादा ताकतवर कौन है? डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड में जो हमने इंक्रीज किया है वो ज्यादा इंक्रीज किया है, और सप्लाई में जो इंक्रीज किया है वो कम इंक्रीज किया है। डिमांड जो है प्राइस को ऊपर खींचना चाह रहा है, सप्लाई प्राइस को नीचे रखना चाह रहा है। दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? डिमांड। तो डिमांड प्राइस को ऊपर खींचकर ले जाएगा, डिमांड प्राइस को ऊपर खींचकर ले जाएगा, प्राइस यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा प्राइस है ये? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डिमांड की ताकत यहां पर जरा सी कम है, सप्लाई की ताकत यहां पर ज्यादा है। सप्लाई जीत जाएगा, क्वांटिटी में तो लड़ाई है ही नहीं, दोनों बढ़ाना चाहते हैं। प्राइस में लड़ाई चल रही थी तो जीत कौन जाएगा? सप्लाई। सप्लाई प्राइस को नीचे लाना चाह रहा था, वो जीत जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने यहां पर तो ग्राफ भी नहीं बनाया है, मैं चाहता हूं कि ग्राफ अगर बनाना है तो आप बनाएं, मैं आपके बनाने के लिए यहां पर छोड़ दिया था। मैं सीधे कंक्लूजन निकाल कर दिखाना चाहता था कि बिना ग्राफ देखे भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिमांड यहां पर डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी यहां पर डिक्रीज हो रहा है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही होगा, क्वांटिटी की तो लड़ाई ही नहीं हो रही है।
और दोनों की ताकत बराबर है। डिमांड जब डिक्रीज हो रहा है तो वो प्राइस को कम करना चाह रहा है, सप्लाई यहां पर प्राइस को बढ़ाना चाह रहा है, दोनों की ताकत बराबर है, प्राइस चेंज नहीं होगा। डिमांड और सप्लाई दोनों हो रहे हैं डिक्रीज, तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होगा ही, लेकिन डिमांड ज्यादा ताकतवर है, तो डिमांड प्राइस को कम करना चाह रहा है जो कि ज्यादा ताकतवर है, सप्लाई प्राइस को बढ़ाना चाह रहा है जो कि कम ताकतवर है। इसमें जीतेगा कौन? जिसकी ताकत ज्यादा होगी। सप्लाई की ताकत यहां पर कम है, डिमांड की ताकत यहां पर ज्यादा है। डिमांड जो है वो प्राइस को नीचे लाना चाहता है, प्राइस नीचे चला जाएगा। डिक्रीज, समझ सकते हो बेटा, ये मैं पॉइंट फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, जब डिमांड भी बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ता है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो बेटा क्वांटिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वांटिटी में सर्टेनिटी है। देखो ना आप यहां पर, मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वांटिटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सर्टेन। लेकिन व्हाट अबाउट प्राइस? प्राइस के बारे में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है कि नो चेंज, कभी नहीं चेंज होगा, कभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर भी आप देखिए क्वांटिटी में सर्टेनिटी है कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन व्हाट अबाउट प्राइस? प्राइस के रिस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी है। ये वर्ड वर्ड याद रखिएगा, प्राइस इज अनसर्टेन। जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कहीं पर लिखना है तो लिख सकते हैं, डिमांड सप्लाई या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में जो क्वांटिटी है वो सर्टेन है। क्या सर्टेन है? कि बढ़ेगा या घटेगा। बट व्हाट अबाउट इज प्राइस? प्राइस होता है बेटा अनसर्टेन, प्राइस होता है अनसर्टेन। लेकिन जब आगे मामला आएगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, या डिमांड कम हो गया और सप्लाई बढ़ गया, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर क्या आ रहा है बेटा? सेम डायरेक्शन। यहां पर क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। बार बार सवाल पूछा जा रहा है इसलिए कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। यहां अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, तो वैसे केस में क्या होता है ना, प्राइस हो जाता है सर्टेन। अब ये क्वांटिटी अनसर्टेन हो जाता है वहां पर। मैं एक आपको दिखाता हूं, बाकी तो आपसे बन ही जाएगा। कहां गया ये वाला केस? चलिए ये लीजिए, क्या बोल रहा है यहां पर? डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कर दो सर डिमांड को इंक्रीज, और सप्लाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड प्राइस को इंक्रीज करना चाह रहा है। डिमांड क्या चाह रहा है? कि प्राइस इंक्रीज हो जाए। और सप्लाई अगर कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या चाह रहा है? कि प्राइस इंक्रीज हो जाए। जब दोनों चाहते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो जाए तो प्राइस तो इंक्रीज होगा ही। अगेन यहां पर देखिए, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, फिर से दोनों चाहते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो प्राइस इंक्रीज होगा। अगेन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां प्राइस के रिस्पेक्ट में सर्टेनिटी है कि प्राइस तो यहां इंक्रीज होगा। देन अनसर्टेनिटी इज अबाउट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों की ताकत बराबर होगी, डिमांड बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी को बढ़ाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को ऊपर ले जाना चाहेगा, और सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को नीचे लाना चाहेगा। दोनों की ताकत बराबर है तो नो चेंज। ताकत किसकी ज्यादा है? डिमांड की। डिमांड ऊपर ले जाना चाह रहा है तो ऊपर चला जाएगा। ताकत डिमांड की कम है, सप्लाई की ज्यादा है, और सप्लाई उसे कहां लाना चाह रहा है? नीचे लाना चाह रहा है तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी प्राइस सर्टेन होता है तो क्वांटिटी अनसर्टेन हो जाता है, कभी कभी क्वांटिटी सर्टेन होता है तो प्राइस अनसर्टेन हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है अनसर्टेनिटी के बारे में कि सर्टेन होता है, कौन सी चीज सर्टेन होती है, कौन सी चीज अनसर्टेन होती है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई विद द चेंज इन प्राइस। वो मैंने कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन के बारे में जो आपको बात बताई थी कि कब वो इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करना चाहता है और कब वो इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रीडिफाइन करना चाहता है।
मैं वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, हालांकि मैंने रीस्टेब्लिश या रीडिफाइंड वर्ड यहाँ यूज नहीं किया है, क्योंकि आपके स्टडी मैट में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही एग्जाम में कभी उन शब्दों के साथ पूछा गया है। पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो आपसे कभी कभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है, या एमटीपी वगैरह में काफी इसका इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई मैंने अभी इसे नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है आप लोगों के लिए, मेरे पुराने नोट्स में नहीं था ये। द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ गुड्स इज टर्म्ड एज प्राइस सीलिंग। कभी कभी देश की सरकार क्या करती है, वो इंटरफेयर करती है। कभी कभी देश की सरकार इंटरफेयर करती है और प्राइस पे एक सीलिंग लगा देती है कि इससे ज्यादा प्राइस तुम इसका चार्ज नहीं कर सकते, जिसे आप एमआरपी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एमआरपी डिसाइड करना प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में होता है, लेकिन बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, लाइक मेडिसिन एटसेट्रा, तो वहां पर देश की सरकार इंटरफेयर करती है और एक प्राइस की सीलिंग तय कर देती है कि इससे ज्यादा प्राइस तुम क्या नहीं कर सकते, कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो सीलिंग का मतलब आप समझते हैं बेटा, हमारे घर की छत। तो आप कितना भी उछल कूद कर लो, जितने जंप लगाने लगा लो, लेकिन उस सीलिंग से ऊपर आप जंप नहीं लगा सकते, उसको हम सीलिंग कहते हैं। तो प्राइस सीलिंग का मामला भी यही है, वो प्रोड्यूसर से ये कह रहे हैं कि जितना उछल कूद करना है कर लो, लेकिन इससे ऊपर तुम प्राइस सेट नहीं कर सकते हो। So the maximum price that can be charged for a goods is termed as price ceiling. Implication of the price ceiling, जब कभी भी इस प्रकार से जबरदस्ती, क्योंकि जनरली प्राइस कैसे डिसाइड होना चाहिए बेटा, क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू डिसाइड होना चाहिए कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकता, या प्राइस डिसाइड होना चाहिए मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा। प्राइस डिसाइड होना चाहिए डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट का ऑर्डर है और उसके कारण प्राइस डिसाइड हो रहा है, तो उसके कुछ इंप्लीकेशंस आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाईज अमंग द लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जनरली क्या होता है ना बेटा, सीलिंग ऐसी चीजों पर लगाई जाती है कि हो सकता है कि अगर फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता तो कोई सामान मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा होता, लेकिन देश की सरकार ने सीलिंग लगा के रखी हुई है कि तुम 70 रुपए से ज्यादा पर नहीं बेचोगे। मतलब यहाँ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना तय है। ये है बेटा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये है करंट मार्केट प्राइस। तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होना तय है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस 100 रुपए का है। 100 रुपए बेचोगे तो डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होगा। 100 रुपए से कम पर बेचना पड़ रहा है, क्योंकि देश की सरकार ने सीलिंग लगा के रखी हुई है। तो सस्ता बेचोगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, सस्ता बेचोगे तो डिमांड चला जाएगा ऊपर साइड में और सप्लाई चला जाएगा लोअर साइड में। क्योंकि सस्ता बेच रहे हैं, दैट्स वाई ज्यादा लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। चूंकि सस्ता बेच रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर निराश हो गया है, वो कम मात्रा में सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सारी डिमांड यहां पर फुलफिल नहीं हो पाएगी, सारी डिमांड यहां पर फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाईज, सप्लाईज लिमिटेड हैं, उसे कैसे एलोकेट करें, सबको तो दे नहीं सकते, सारी डिमांड पूरी हो नहीं पाएगी। तो कौन से कंज्यूमर को दिया जाए और कौन से कंज्यूमर को ना दिया जाए, फिर मैटर ऑफ चॉइस आ जाता है वहां पर। स्टोरेज इन द मार्केट, शॉर्टेज इन द मार्केट, सॉरी, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, खरीदने वाले ढेर सारे लोग हैं, सामान कम है, शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में। और जैसे ही मार्केट में शॉर्टेज किसी भी चीज की होती है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग उस सामान को महंगे दाम पर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आई यहाँ पर। इसके साथ ही ये यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। ये यूनिट काफी छोटा सा था, हम नेक्स्ट यूनिट में आएंगे, वो काफी बड़ा यूनिट है, तो मैं उसको 2 या 3 पार्ट में आपको आधे पौन घंटे का लेक्चर बना बना के मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ढेर सारे क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 3 आपको मिस नहीं करना है बेटा, अच्छे से कवर करना है। ये लेक्चर मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलते हैं आपसे।